आई एम सॉरी, मेरा एक्चुअली आई थिंक कुछ टेक्निकल एरर की वजह से आई थिंक वी लॉस्ट। तो एक बार 2 मिनट का इसको हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे ताकि जो पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़े थे वह जुड़ जाएं। तो कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से आई थिंक मीटिंग लीव हो गई थी। तो मैंने अभी रीस्टार्ट करी है, तो 2 मिनट वेट करते हैं ताकि सब लोग ज्वाइन कर लें। चलिए मैं दोबारा से शुरुआत करता हूँ। आई थिंक कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से अ, हम लोगों का साथ छूट गया था। तो देखिए क्या रहता है कि ये जो हम आईपीएस जो करते हैं, इसका जो मेन उद्देश्य रहता है वो ये रहता है कि कैसे हम लोग इन्वेस्टर्स को जागरूक करें उनके हित अहित के बारे में, उनके डूज डोंट्स के बारे में, और कैसे वे कमोडिटी वायदा बाजार का फायदा उठा सकते हैं और कैसे वो इसका फायदा ले सकते हैं। तो जो प्रोग्राम का जो आज का जो एजेंडा है वो बहुत क्रिस्प है। एक मैंने छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। तो 15 से 20 मिनट का हमारा एक छोटा सा प्रेजेंटेशन रहेगा। उसके बाद मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा, आप लोगों से उसका फीडबैक लेना चाहूंगा। तो ऐसे ही प्रोग्राम रहेगा। और अगर आप लोगों का कोई डाउट रहता है बीच में या कोई भी क्वेश्चंस रहते हैं तो आप एक बार हमारे को बताइएगा, या तो आप प्रोग्राम के बीच में या प्रोग्राम के बाद जब क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे हम लोग, तो उस टाइम पे हम लोग इसको ले सकते हैं। तो मैं एक बार एक अपना प्रेजेंटेशन आपको शेयर करना चाहूंगा। इज माय प्रेजेंटेशन विजिबल? इज द प्रेजेंटेशन विजिबल? Yes, it's visible. या, थैंक यू। सो ये प्रेजेंटेशन की शुरुआत में जैसे कि हमारा एनसीडीएक्स के माध्यम से हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं। तो एनसीडीएक्स जो है वो जो है एग्री कमोडिटीज में मार्केट लीडर है। अभी आपने शायद अखबारों में भी पढ़ा होगा कि लगभग 80% से ऊपर जो एग्री कमोडिटीज का जो मार्केट शेयर है वह एनसीडीएक्स के पास है। और एनसीडीएक्स जो है वो पाइनियर रहा है कमोडिटी एक्सचेंज में सिंस इंसेप्शन 2003 से। आईसीएक्स एनसीडीएक्स जो है वो वर्किंग में है। तो अब जो है मैं थोड़ा सा आपको आगे पहले कमोडिटीज के बारे में बताना चाहूंगा और फिर उसके बाद जो है मैं आपको कमोडिटी स्पेसिफिक भी लेना चाहूंगा। देखिए इस प्रोग्राम के अंदर जब मैं आपसे एग्जांपल कोट करूंगा तो उसमें मैं थोड़ा सा स्टील का एग्जांपल आपको देना चाहूंगा फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि मैं एनसीडीएक्स पे स्टील का कारोबार देखता हूँ। तो उसके हिसाब से मेरा आपको समझाने का थोड़ा सा तरीका वैसा रहे। तो एक मैं इसको प्रेजेंटेशन मोड पर ऑन कर लेता हूँ। सबसे पहले हम लोग कमोडिटीज डेरिवेटिव के इकोसिस्टम के बारे में बात करेंगे। अगर आप देखिए जो कमोडिटीज मार्केट है वो इंडिया में नए नहीं है। ये सन 1880 से जो बॉम्बे कॉटन ट्रेड एसोसिएशन हुआ करती थी बॉम्बे में, जो जो वहाँ कॉटन के व्यापारी थे, वो शुरू से एक रिंग बना के ट्रेड किया करते थे जहाँ पे जो लोग होते थे वो अपना सौदा करते थे, सौदा भुगताते थे। और जो भी कॉटन की ट्रेडिंग रहा करती थी वो वहां से शुरुआत हुई सन 1880 से लेके आज सितंबर, आज ये अपने जुलाई 2021 की अगर हम लोग बात करें तो कमोडिटीज ने काफी फासला तय किया है। एक तरीके से मतलब कागज से करते करते आज हम ऑटोमेटेड मोड में आ गए हैं। तो उस बीच में हम लोगों ने कुछ बुलेट पॉइंट्स जो है आप लोगों को बनाए हैं। जैसे कि जैसे मैंने आपको 1880 1885 के बीच में आपको बताया कि कॉटन बॉम्बे कॉटन ट्रेड एसोसिएशन वाले एक कमोडिटी बना के एक्सचेंज बना के ट्रेड किया करते थे। उसके बाद उसका देखा देखी जो अदर कमोडिटीज हैं जैसे ऑयल सीड्स है, जूट है और सरसों है, अलग अलग रीजनल लेवल पे एक एक्सचेंजेस स्टैब्लिश हुए। फिर उसके बाद सन 1953 में फॉरवर्ड मार्केट कमीशन का गठन हुआ। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2001 में कमोडिटीज डेरिवेटिव ट्रेडिंग को अलाउ करा। उसी के अलाउ करने के बाद 3 नेशनल लेवल के कमोडिटी एक्सचेंजेस बने, एनसीएक्स, एनसीडीएक्स और एनएमसीई। और जब तक आप देख के चलिए सितंबर 2015 तक जो कमोडिटीज मार्केट के जो रेगुलेटर थे वो फॉरवर्ड मार्केट कमीशन यानी कि एफएमसी थे।
बट फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सितंबर 2015 में आदेश दिया था कि फॉरवर्ड मार्केट कमीशन का सेबी के अंदर होगा। तो एज ऑन डेट जो कमोडिटी एक्सचेंजेस के जो हमारे रेगुलेटर हैं वह सेबी है, और आज जितने भी एक्सचेंजेस हैं कमोडिटी एक्सचेंजेस, मतलब तो कमोडिटी एक्सचेंजेस नहीं, अब उनको सिक्योरिटी एक्सचेंजेस बोलते हैं, वह सब जो है सेबी के अंडर गवर्न होते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको कमोडिटी एक्सचेंजेस का स्ट्रक्चर बताना चाहूंगा। जैसे प्रेजेंट डेट में आज के दिन में 5 नेशनल कमोडिटी एक्सचेंजेस हैं: एनसीडीएक्स, एमसीएक्स, आईसीएक्स, एनएससी और बीएससी। तो इन पांचों कमोडिटी एक्सचेंजेस को जो गवर्न करता है वो सेबी गवर्न करता है, और सेबी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के विंग के अंडर आती है। तो अगर आप देखें ये 3 टियर ऑफ रेगुलेशन रहता है। सबसे पहला जो रेगुलेटर रहते हैं वो एक्सचेंजेस रहते हैं। एक्सचेंजेस के रेगुलेटर सेबी रहते हैं। सेबी के जो सेबी के काम की जो देख रेख करते हैं वे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। अब मैं हाथ में ली। जून 2017 में सेबी ने ऑप्शंस इन कमोडिटी डेरिवेटिव सेगमेंट को अलाउ करा, और उसी दिन उसी के साथ साथ जो है जो थर्ड कैटेगरी के ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं उनको भी कमोडिटी चेंजेस में ट्रेड करने के लिए अलाउ करा। परंतु आप ये देखिए, ये जो निरंतर जो सेबी के द्वारा जो नए नए प्रयास किए गए, नए नए जो बहुत लंबी जो डिमांड थी कमोडिटीज मार्केट में पार्टिसिपेंट्स को वाइड करने के लिए, लगभग लगभग सेबी ने सारी विश लिस्ट को पूरा करते हुए इन सबको दिया। जैसे सितंबर 2017 में सेबी ने इक्विटी और कमोडिटी की ब्रोकरेज आर्म को मर्ज करने का वो कहा, बैंक सब्सिडीज को अलाउ करा। सितंबर 18 में एफपीआई को अलाउ करा कि वो इंडियन कमोडिटी मार्केट हेज कर सकते हैं। फिर मार्च 19 में कमोडिटीज मार्केट के अंदर पीएमएस और म्यूचुअल फंड्स, जो कि बहुत 10 साल से तो मैं समझता हूं कि इसकी डिमांड करी जा रही है मार्केट पार्टिसिपेंट्स के द्वारा, सेबी ने मार्च 2019 में उसको हरी झंडी देते हुए म्यूचुअल फंड्स और पीएमएस को अलाउ करा। और जून 2019 में उसके बाद जो एक बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ वो हुआ कि सेबी ने कमोडिटीज के इंडाइसेस को अलाउ करा। जैसे कि अगर आप इक्विटी के इंडाइसेस देखें तो निफ्टी होता है, सेंसेक्स होता है, वैसे कमोडिटी के अगर हम इंडाइसेस देखें तो एनसीडीएक्स का अपना इंडाइसेस है एग्रीडेक्स, जो कि एक एग्री मार्केट का बैरोमीटर है, उसकी ट्रेडिंग पर से सेबी ने अलाउ करी। अब मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि मतलब कि एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। देखिए क्या होता है, जब आप और मैं किसी चीज को व्यापार करते हैं तो उसमें जो भी कंडीशन होती है वो आप और यानी कि बायलैटरल हम लोग फिक्स करते हैं, क्या क्वालिटी लेंगे, क्या टाइम फ्रेम रहेगा, क्या पैरामीटर रहेगा, कैसी उसकी पैकेजिंग, सब चीजें आप और हम डिसाइड करते हैं। वेरेस एक्सचेंज ट्रेड जो कमोडिटी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसके लगभग सारे के सारे पैरामीटर्स पहले से फिक्स होते हैं, सारे मापदंड पहले से बताए हुए होते हैं, और सब चीजें जो हैं वो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रहती है कि जहां बायर और सेलर आके प्राइस नेगोशिएट करते हैं एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइज ऑलरेडी फिक्स होता है, उस पर क्या मार्जिन लगेगा वो फिक्स होता है, उसका मार्क टू मार्केट, ओपन इंटरेस्ट, डिलीवरी पैरामीटर्स, क्वालिटी पैरामीटर्स, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने का दिन, कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होने का दिन, उस पर कितना मार्जिन लगेगा, ये सब चीजें पहले से ही प्री डिसाइडेड होती है। तो ये सब जो चीजें हैं ये हम लोग पहले से ही फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिसाइड करके रखते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक्सचेंजेस का रोल क्या रहता है। सबसे पहला जो एक्सचेंजेस का रोल रहता है वो रहता है एफिशिएंट प्राइस रिस्क मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म, जहां पे बायर और सेलर आके अपने रिस्क को मिटिगेट कर सके, अपने रिस्क को कम कर सके। एक बायर का रिस्क होता है बढ़ता हुआ भाव, तो वो यहाँ आके खरीद सकता है। एक सेलर का रिस्क होता है गिरता हुआ भाव, तो वो यहाँ आके अपने सौदे को बेच के हेज कर सकता है। सेकंड जो एक्सचेंज का जो मेन रोल रहता है वो रहता है प्राइस डिसेमिनेशन एंड एफिशिएंट प्राइस डिस्कवरी मीडिया, जहां से भाव उजागर हो और उसका हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाए, उसको बाकी लोगों तक पहुंचा पाए। तो ये एक एक्सचेंज का बहुत बड़ा रहता है। तीसरा जो पॉइंट रहता है ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म दैट प्रमोट्स इफेक्टिव क्रेडिट डिसीजंस। जैसे कि मतलब कि एक पारदर्शिता रहनी चाहिए भाव के अंदर, और जहाँ पे जो एग्रीकल्चर सेक्टर से जो जुड़े हुए लोग हैं वह लोग जो हैं अपने डिसीजंस उसको देख के ले पाए।
डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो, जैसे कोई सरसों में कर रहा है, उनको सोया तेल में करना है, उनको चने में करना है, तो वो एक मौका रहता है कि जहाँ पे जिस फील्ड से जिस कमोडिटीज आपका फिजिकल एक्सपोजर नहीं है और आपको लगता है कि मेरी कमोडिटीज पे इन पे इफेक्ट आता है, तो आप उस पे भी ट्रेड करके इसमें अपने आप को हेज कर सकते हैं। अगर मैं एनसीडीएक्स की बात करूं तो एनसीडीएक्स में लगभग लगभग एज ऑन डेट 27 कमोडिटीज हैं जो कि काफी अच्छी तरीके से ट्रेड होती हैं। तो उसको हमने ब्रॉडली क्लासिफाई करा है सीरियल एंड पल्सेस में, बार्ले, मेज, खरीफ, स्पाइसेस में हमारे पास चिली है, कोरिएंडर है, फाइबर्स में हमारे पास कॉटन है, गुआर कॉम्प्लेक्स में हमारे पास गुआर सीड, गुआर गम है, ऑयल सीड्स में अगर आप देखें तो रिफाइंड सोया ऑयल, मस्टर्ड सीड, सोयाबीन की काफी अच्छी ट्रेडिंग होती है। और नॉन एग्री में अभी जो एनसीडीएक्स का प्रोडक्ट है वो है स्टील, जो कि काफी अच्छा ट्रेड हो रहा है। अब मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन पे लेके जाना चाहूंगा। जो कॉन्ट्रैक्ट, जो भी कोई फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो ट्रेड होता है, वो कैसे रहता है। तो ट्रेडिंग पैरामीटर्स में अगर हम लोग बात करें तो बेसिस सेंटर इसकी एक बहुत अहम भूमिका रहती है कि किस जगह का कॉन्ट्रैक्ट हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि किसी चीज का भाव 1500 रुपए का है, तो वो कहाँ का भाव है, मतलब किस लोकेशन का भाव है। तो बेसिस सेंटर जो है हमारे को लोकेशन दर्शाता है। ट्रेडिंग यूनिट एंड डिलीवरी यूनिट, ट्रेडिंग यूनिट एंड डिलीवरी यूनिट ये कहती है कि अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं या बेचते हैं तो आपको कितना माल मिलेगा या आपको कितना माल देना होगा, तो वो ट्रेडिंग यूनिट। टिक साइड ये दर्शाता है कि मान लीजिए कोई चीज 1500 रुपए की है और अगर मेरे को उसकी बिड चेंज करनी है तो न्यूनतम मूल्य क्या है, उसके बाद ही मैं बिड चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैं स्टील का एग्जांपल लूंगा, स्टील में 10 रुपए साइज है, तो जो आप बिड लगाते हैं वो 44,000, 44,000, 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे करके अपनी आप बिड लगाते हैं। तो ये जो है कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे एडिशनल डिलीवरी सेंटर टाइम, प्राइस फ्लक्चुएशन की होती है। जैसे मैं आपको प्राइस लिमिट के बारे में बताना चाहूंगा। अभी हाल फिलहाल 2 महीने पहले ही सेबी के द्वारा सर्कुलर के माध्यम से हम लोग मतलब सामने मार्केट पार्टिसिपेंट्स को इन्फॉर्म किया था कि पहले जो एग्री कमोडिटीज में जो सर्किट लिमिट 3+1 रहती थी, अब वो 4+2 हो गई है। मोस्ट ऑफ द कमोडिटीज, आई थिंक चने चना जो कमोडिटी हमारे यहाँ ट्रेड होती है उसको छोड़ के लगभग लगभग बाकी सारी कमोडिटीज में 4+2 का सर्किट लिमिट है, यानी कि 6% से ज्यादा एक दिन में कमोडिटी में उतार चढ़ाव नहीं आ सकता। इसके अलावा अगर मैं आपको डेमोग्राफिक इन्फ्लुएंस के बारे में बताऊं कि कैसे हमारे जो कमोडिटीज हमारे प्लेटफॉर्म पे जो ट्रेड होते हैं उसके जो बेसिस सेंटर्स हैं वो कैसे स्कैटर्ड हैं अक्रॉस इंडिया। तो अगर आप उसमें देखें, चने का बीकानेर है, सोयाबीन का इंदौर है, ग्वार गम ग्वार सीड का जोधपुर है। तो आप देखें राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, लगभग लगभग मतलब मोस्ट ऑफ द मेजर स्टेट्स ऑफ इंडिया में कहीं ना कहीं कुछ जो स्पेसिफिक कमोडिटीज रहती हैं वहाँ का कमोडिटी हमारे यहाँ ट्रेड होता है और उसका जो बेसिस सेंटर है वो हमारे यहाँ चलता है। तो इससे ये पता चलता है कि जो कमोडिटीज का जो माध्यम है या जो कमोडिटीज जो ट्रेड हो रही है वो जो एक्सचेंजेस पे जब आते हैं तो उसका जो है एक वाइड स्प्रेड पेनिट्रेशन रहता है। अब मैं कुछ आपको बताना चाहूंगा कि कैसे पार्टिसिपेंट्स हैं एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के ऊपर जो काम करते हैं। आर्बिट्राजर, स्पेकुलेटर्स और हेजर्स, ये एक पूरा इकोसिस्टम है जिसके बेसिस पे पूरे एक्सचेंज में ट्रेडिंग होती है। आर्बिट्राजर्स वो लोग होते हैं जो कि दो मार्केट में पैरेलली काम करते हैं, चाहे तो वे फिजिकल और फ्यूचर्स मार्केट में काम करें, चाहे वे फ्यूचर और फ्यूचर मार्केट में काम करें। फॉर एग्जाम्पल कोई जैसे मैं स्टील का एग्जांपल लेता हूँ जिसका मंडी गोविंदगढ़ बेसिस सेंटर है। वहां पे स्टील का भाव अभी 44,000 रुपये चल रहा है और एक्सचेंज में वही चीज का भाव 44,500 रुपया चल रहा है। तो एक आर्बिट्राजर क्या करेगा, 44,000 में स्पॉट से खरीदेगा उस और एक्सचेंज में बेच देगा और उसकी डिलीवरी एक्सचेंज पे दे देगा। ये होता है आर्बिट्राजर, यानी कि वो रिस्क बिल्कुल नहीं लेता है, वो एक मार्केट में प्लस करता है दूसरे मार्केट में माइनस करता है। हेजर, हेजर वह पार्टिसिपेंट होते हैं जो कि अपने स्टॉक्स या अपनी कमोडिटीज को ध्यान में रखते हुए उसकी काउंटर पोजीशन फ्यूचर्स मार्केट में लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा, मान लीजिए मैं स्टील का प्रोड्यूसर हूं तो मेरा रिस्क है गिरता हुआ भाव। तो जैसे जैसे मैं अपना कच्चा माल खरीदता जाऊंगा वैसे वैसे मैं एक्सचेंजेस में अपनी पोजीशन शॉर्ट करता जाऊंगा, क्योंकि अगर भाव गिरेगा तो फिजिकल मार्केट में भी गिरेगा और वही सेम जो है फ्यूचर्स मार्केट में भी रिफ्लेक्ट होगा। तो जो मेरा कच्चे माल का जो मेरा भाव लॉक हो गया है
भाव गिरा तो मेरे फिजिकल का रेट घटेगा, और मैंने क्योंकि एक्सचेंज में शॉर्ट कर रखा है, उसका बेनिफिट मेरे को फिजिकल मार्केट से ऑफसेट कर देगा। जब मेरा माल बन के तैयार हो जाएगा, मैं फिजिकल माल फिजिकल में बेच दूंगा, और एक्सचेंज में जो मेरी माइनस पोजीशन है उसको मैं न्यूट्रल कर लूंगा। उससे क्या होगा, मैं मेरा काम भी बन गया, मेरी हेजिंग भी हो गई, और मेरे को फिजिकल लॉस भी नहीं हुआ। इसके अलावा जो तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट आता है, वो आता है स्पेक्यूलेटर्स का। स्पेक्यूलेटर्स वह लोग होते हैं जो बाजार में तेजी मंदी करते हैं, उनका कोई एनालिसिस होता है, या किसी खबर पे वे लोग काम करते हैं अपने परसेप्शन के दम पे, मौसम के दम पे। तो बेसिकली वे मंदा भी करते हैं, वे तेजी भी करते हैं, सेल भी करते हैं। तो ये तीन पार्टिसिपेंट्स जब मिलते हैं, तब जाके पूरा एक्सचेंज का एक इकोसिस्टम बनता है, और एक कॉन्ट्रैक्ट में वॉल्यूम का डेवलपमेंट। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि रिटेल सेगमेंट में हम लोगों ने देखा है कि ज्यादातर लोग जो है वो नॉन एग्री या इक्विटीज के प्रति बायस्ड होते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं उन सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आप देखें कि एग्री कमोडिटीज भी इक्वली वॉलेटाइल हैं। अगर आप देखें गोल्ड सिल्वर की, जिंक की 18, 22, 9% रहती है, तो उसके बनस्पत अगर आप ग्वार सीड, चना, सोयाबीन, कैस्टर भी देखें, तो वह भी इक्वली वॉलेटाइल रहते हैं। ये कुछ स्लाइड्स हैं जो मैं स्किप करना चाहूंगा। इसके अलावा जो मैंने जैसे आपको प्रेजेंटेशन की शुरुआत में एग्रीडेक्स के बारे में बताया था कि जून 2019 में सेबी ने इंडाइसेस की ट्रेडिंग चालू करी थी, तो एनसीडीएक्स ने अपना एग्री इंडेक्स 24 मई 2020 को लॉन्च किया था, जिसका नाम एग्रीडेक्स दिया गया है। तो ये जो है मोटा मोटी 10 कमोडिटीज का एक समूह है, और उसका जो है हमने कॉम्पोजिशन दे रखा है। जैसे अगर आप देखें तो सोयाबीन का कंपोजिशन नियर टू 18% है। फिर आपका रिफाइंड सोया ऑयल का नियर टू 8% है, चने का नियर टू 18% है। तो ये सबको आप क्लब करेंगे तो पूरा 100 बैठेगा। तो जो भी ये 10 कमोडिटीज हैं, इनके जो भाव में जो प्राइस मूवमेंट आएगा, उसको दर्शाते हुए इंडेक्स अपनी वैल्यू चेंज करेगी। इसी के साथ साथ एनसीडीएक्स ने ऑप्शन इन गुड्स जो है वो अलाउ करे हैं 7 कमोडिटीज में: मस्टर्ड सीड, चना, आरएम सीड, वीट, ग्वार गम, ग्वार फीड और मेज। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप एनसीडीएक्स पे आके कमोडिटीज में ट्रेड कर सकते हैं, फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हैं, ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं, इंडेक्स में ट्रेड कर सकते हैं। तो लगभग लगभग पूरा बुके ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास अवेलेबल है। आपको जो ठीक लगता है, जो आपको सूट करता है, आप उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये एनआईसीआर है। ये जो है बेसिकली एक एजुकेशन कंपनी है, जो एसडीएक्स से ही आती है। तो इसके माध्यम से हम लोग बहुत सारी रिपोर्ट्स डिसेमिनेट करते हैं, जो कि आपको एनालिसिस करने में, कमोडिटीज में स्टडी करने में, डेटा हम लोग बहुत सारा शेयर करते हैं फ्यूचर्स मार्केट के बारे में, कैसे हिस्ट्री में कैसे भाव रहे हैं, प्राइस डेटा पॉइंट्स। तो आप एनआईसीआर की वेबसाइट्स पे जाके, वहाँ काफी सारे ऑप्शंस हैं, आपको लगता है तो आप वहाँ जाके एनरोल कर सकते हैं, और वो रिपोर्ट्स आपको एनआईसीआर के माध्यम से रिसीव चालू हो जाएंगी। जस्ट अ सेकंड प्लीज। सो अब जैसे मैंने आपको बताया कि सेबी के क्या क्या रिसेंट इनिशिएटिव रहे हैं, तो इसमें से मोटा मोटी हमने लगभग सारे कवर कर लिए हैं। इम्प्लीमेंटिंग सेम रिस्क मैनेजमेंट नॉर्म्स फॉर इक्विटीज, और ये लगभग हमने स्लाइड कवर कर ली है, तो हम इसको स्किप कर सकते हैं। अब मैं जो इस प्रेजेंटेशन के जो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है, इन्वेस्टर गाइडलाइंस, यानी कि क्या क्या एक इन्वेस्टर को करना चाहिए, उसके उसके क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, और क्या उसको नहीं करना चाहिए, उसके बारे में मैं 5 मिनट स्पेंड करना चाहूंगा। तो सबसे पहले तो आपको सेबी और एक्सचेंजेस के सारे सर्कुलर बराबर पढ़ने चाहिए। एक्सचेंज रजिस्टर्ड मेंबर के थ्रू काम करना चाहिए। आपके केवाईसी जो है वो बराबर एक्सचेंज के अंदर जमा होने चाहिए। आपको अपने मेंबर से बिल, कॉन्ट्रैक्ट नोट्स, जो भी आप ट्रेड करते हैं, आपको वो लेना चाहिए अपने मेंबर से। आपका जो M2M आता है, मार्जिन आता है, वो सब आपको बराबर पे अपने ब्रोकर को चाहिए। इसके अलावा जो जो आपने ट्रांजैक्शंस करी हैं, जो ब्रोकर ने आपको सबमिट करी हैं, आपको उसका रिकनसाइल करना चाहिए। जो भी पेमेंट आप अपने ब्रोकर से लेते हैं या देते हैं, आपको वो चेक या आरटीजीएस के माध्यम से करना चाहिए। आपको
जो है मतलब कोई भी फंडिंग, कोई भी अगर आपको बरगलाने की या बहकाने की कोशिश करे या कोई स्कीम्स आपको ऑफर करे, तो आपको उसमें नहीं पड़ना चाहिए। अब हमने जो अभी जो डिस्कस किया वो डिस्कस किया कि हमें क्या करना चाहिए, तब हमें क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले कि हमें किसी भी अनरजिस्टर्ड मेंबर के साथ डील नहीं करना चाहिए। ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन अजनबी के साथ नहीं करनी चाहिए। जो भी आजकल मार्केट में हमने हमारे भी चाहते हैं, आप लोगों के पास भी आए हो आते होंगे कि आप इतना पैसा लगाइए, ऐसी इन्वेस्टमेंट रहेगी, वैसी इन्वेस्टमेंट रहेगी, इतना रिटर्न रहेगा। तो यू शुड एब्सटेन योरसेल्फ फ्रॉम ऑल दोज गिमिक्स, मार्केटिंग गिमिक्स एंड ऑल दैट। फिर आपको जो ट्रेडिंग है विदाउट रिस्क डिस्क्लोजर पड़े नहीं करना चाहिए, मार्केट के रूमर्स में नहीं आना चाहिए। इसके अलावा ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आपको जो नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या है, आपको जो भी ट्रेडिंग करनी चाहिए वो अपने यश, अपनी समझ, अपने बूझ के साथ करनी चाहिए, रजिस्टर्ड मेंबर के साथ करनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट नोट आपको अपने ब्रोकर से बराबर लेना चाहिए, चेक से पेमेंट करनी चाहिए, और जो भी आपको स्टेटमेंट आती है बराबर रिकंसाइल करके चलनी चाहिए। अब मैं जो आना चाहूंगा डब्बा ट्रेडिंग के ऊपर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सेंसिटिव पॉइंट है। जो जो मतलब बेसिकली डब्बा ट्रेडिंग क्या होती है, देखिए, डब्बा ट्रेडिंग होती है जो भी ट्रेड एक्सचेंज के परव्यू के बाहर से होता है। मान लीजिए मेरे को 10 टन चना लेना है, अगर मैं एक्सचेंज पे खरीदता हूँ तो मुझे उसका मार्जिन देना होगा, और मेरे पास स्क्रीन पे रेट आ रहा होगा जिसको मैं बाय करूंगा, अपनी बिड लगाऊंगा। डब्बा ट्रेडिंग पे क्या होता है, आपने किसी को फोन किया, उसने कहा ठीक है भाई मेरी 5,000 रुपये में मेरा एक लॉट चना ले लो, उसने कहा आपका 5,000 रुपये एक लॉट चना आ गया, और एक्सचेंज में वो ट्रेड गया ही नहीं, वो उसने आपको अपनी जेब से निकाल के दे दिया, तो वो है इलीगल। क्योंकि उसमें क्या है, उसमें कोई भी सेटलमेंट गारंटी नहीं होती, फंड्स की सिक्योरिटी नहीं रहती। वो आप अपने रिस्क पे करते हैं, अगला आदमी आपको ऑनर करे ना करे, कल को आपका 5,000 का खरीदा हुआ चना 10,000 हो जाए, 6,000 हो जाए, 7,000 हो जाए, तो वो सब आपके मतलब वो परव्यू या लीगल सिस्टम में नहीं आता है। तो ये हमारी आपको रिकमेंडेशन है और हमारा आपको सुझाव है कि यू शुड एब्सटेन योरसेल्फ टू डू एनी डब्बा ट्रेडिंग, इट इज इलीगल। जैसे मैंने आपको बताया, इलीगल ट्रेडिंग कैरिड आउटसाइड द रेगुलेटरी परव्यू, रूटिंग ऑफ ट्रेड थ्रू एक्सचेंज ऑपरेटर इधर एग्जीक्यूट टू ओन टर्मिनल, जो एक्सचेंजेस पे सौदे आते ही नहीं है। फिर इलीगली पैसे को ऑर्गेनाइज करते, मतलब इट्स वेरी वेरी रिस्की। माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इज कि यू शुड एब्सट्रेन योरसेल्फ टू डू एनी डब्बा ट्रेड और टू इंडल्ज इनटू एनी ऑफ दिस बिकॉज इट इज इलीगल। देखिए, मैं हमने थोड़े से एक फर्क आपको समझाने के लिए थोड़ा सा करा है। जैसे एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे होता है वो रेगुलेटेड होता है, डब्बे में कुछ भी रेगुलेट नहीं होता है। डब्बे के अंदर जो होता है ऑपरेटर ही सारी सेटलमेंट साइकिल्स को कंट्रोल करता है, उसमें कोई मार्क टू मार्केट नहीं होता, उसमें कोई सेटलमेंट की गारंटी नहीं होती, कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। मतलब हमारे को इससे ऑल इन ऑल बचना चाहिए, जबकि आप यही सब चीजें जो इसमें डब्बे में नहीं होती वो सब एक्सचेंजेस में अवेलेबल है। ये हमारे फायदे के लिए है, एक्सचेंज में गारंटी रहती है, सब चीजें आपको मार्क टू मार्क सेटलमेंट होता है, आपका मार्जिन रहता है, जिससे 5,000 का चना कल को 6,000 हो जाए तो सामने वाली पार्टी डिफॉल्ट ना करे। तो यही सब कुछ मेजर्स रहते हैं जिसके बेसिस पे एक्सचेंजेस पे ही आप लोगों को काम करना चाहिए। इन्वेस्टर ग्रीवियंस रिड्यूसल, अगर आपको आपके ब्रोकर से या एक्सचेंज से आपको कोई भी ग्रीवियंस रहती है, तो इसमें हमने आपको बताया है कि आप एक्सचेंज, अगर आपके मान लीजिए कोई मतभेद आते हैं या कोई डिस्प्यूट होता है, तो आप एक्सचेंज के इन्वेस्टर ग्रीवियंस सेल्स को रिपोर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी सुनवाई इन्वेस्टर ग्रीवियंस में होती है और आप उस फैसले से नाखुश है या उस पर अपील करना चाहते हैं, तो आप उसकी अपील जो है इन्वेस्टर ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल पे कर सकते हैं। अगर वहां जाके भी आपको लगता है कि भाई मेरे फेवर की बात या ये बात सही नहीं हुई है, तो आप उस चीज मैटर को आर्बिट्रेशन तक ले जा सकते हैं। आर्बिट्रेशन में भी लगता है आपको कि जो जो अवार्ड आया है वो सही नहीं है और आप अपनी बात को और ऊपर अथॉरिटी तक ले जाना चाहते हैं, तो आप आर्बिट्रेशन के फैसले को अपील कर सकते हैं एपिलेट आर्बिट्रेशन में। और अगर वहां से भी जो फैसला आता है उससे भी आपको लगता है सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो आप उस फैसले से कोर्ट में भी ले जा सकते हैं। तो ये टीयर ऑफ रेगुलेटरी रिड्रेसल मैकेनिज्म है। इन्वेस्टर ग्रीवियंस से आईजीआरपी, आईजीआरपी से आर्बिट्रेशन, फिर एपिलेट, एंड देन फाइनली टू दी कोर्ट।
अब ये कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स का सेशन है जो मैं आप लोगों के साथ करना चाहूंगा। एक मैंने जैसे आपको बताया था मेरा बहुत छोटा और क्रिस्प प्रेजेंटेशन है, तो ये था। गिव मी 2-3 मिनट्स। जैसे मैं आप लोगों को बता पूछना चाहूंगा जैसे कि हु रेगुलेट्स कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट इन इंडिया। एक तरीके से आपके पास चार ऑप्शन है: आरबीआई, आईआरडीआई, पीएफआरडीआई या सेबी। एनी गेसेस? हम लोगों ने डिस्कस किया था, चलिए मैं आपको हिंट देता हूँ। 2015 में मैंने आपको जिक्र दिया था। एनीवन हु वांट्स टू वॉलंटियर? एनीवन? नहीं, चलिए ठीक है, कोई इशू नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेबी। ठीक है। एक बार लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन लेके देखते हैं। देखिए काफी इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा देखिए आप, हमने लगभग लगभग सभी चीजें डिस्कस करी हैं। सिंस विच ईयर सेबी हैज बीन रेगुलेटिंग द कमोडिटीज डेरिवेटिव मार्केट इन इंडिया। मैंने आपको बताया, मैंने अभी इसका क्वेश्चन का भी आपको मैंने बताया। 1992, 1953, 2015 या 1956? एनी वॉलंटियर्स? एनीवन? इसका करेक्ट आंसर है 2015। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे करते हैं। वेदर सेबी रेगुलेट स्पॉट मार्केट कमोडिटी ट्रेडिंग ऑल्सो। आपके आंसर हैं यस, नो, नॉट श्योर, प्रॉब्ली यस। चलिए ये हमने प्रेजेंटेशन में कवर नहीं किया था, मैं इसका आपको आंसर बता देता हूँ। सेबी कमोडिटीज के स्पॉट मार्केट को रेगुलेट नहीं करती है। ठीक है। अब एक चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज आर्बिट्रेज? एंटरिंग इनटू सेल एंड परचेज ट्रांजैक्शन इन स्पॉट मार्केट, एंटरिंग इनटू परचेज ट्रांजैक्शन इन स्पॉट एंड फ्यूचर मार्केट, simultaneously entering into sell and purchase transaction in two or more markets, entering into sell transaction in spot market and futures market। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। साइमल्टेनियसली एंटरिंग इनटू सेल एंड परचेज ट्रांजैक्शन इन टू और मोर मार्केट्स। तो ये कुछ क्वेश्चन बैंक्स हैं जो आप नॉर्मली देख सकते हैं और आप इनको पढ़ सकते हैं। तो अगर यही था आज, मतलब कुछ क्वेश्चंस थे, बट आई थिंक इसको हम अभी फिलहाल के लिए यही विराम देंगे। अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं या कुछ आप पॉइंट्स डिस्कस करना चाहते हैं तो हम लोग अभी कर सकते हैं इसको। एनी क्वेश्चंस प्लीज? चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि एनसीडीएक्स की वेबसाइट ncdx.com पे आप जाके वहाँ आस्क अस है, कॉन्टेक्ट अस में हमारे प्रोडक्ट मैनेजर्स के नंबर हैं सॉरी, और ईमेल आईडीज भी अवेलेबल है। अगर आपकी किसी प्रोडक्ट स्पेसिफिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी वगैरह रहती है तो आप उसको हमारे से संपर्क में कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। मैं अंत में आप सभी लोगों का धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा कि आप लोग अपना समय निकाल के आज यहाँ आए और इस प्रोग्राम में सम्मिलित हुए। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग अस। स्टे सेफ एंड थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।